हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तीसरा कम्युनिकेशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में टीजीटी स्पेशल क्लास, और इसमें भैया हम लोग राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है नागरिकता। चलिए अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। नागरिकता की अगर बात करें तो अरस्तु ने कहा कि एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन का कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपभोग करता हो, उसे हम नागरिक कह सकते हैं। सामान्यतः नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिकता का स्तर प्राप्त होता है। साधारण बोलचाल के अंतर्गत एक राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिक कहा जाता है, किंतु ऐसा कहना उचित नहीं है। एक राज्य में कुछ ऐसे विदेशी लोग भी होते हैं जो व्यापार या टहलने आदि के कारण विदेश में आए हुए होते हैं। इन विदेशियों को नागरिक नहीं कहा जा सकता है। नागरिक केवल ऐसे ही व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी नागरिक राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हों, जो उस राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखते हों। कुछ अन्य हम परिभाषा देखेंगे। श्रीनिवास शास्त्री ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है। नागरिक वह व्यक्ति है जो एक राज्य का सदस्य हो और जो समस्त समाज के उच्चतम नैतिक हित की वृद्धि के साधनों को बुद्धिमानी से समझकर राज्य की सीमा में ही अपने कर्तव्य पालन और उच्चतम विकास के लिए प्रयत्नशील रहे। आगे देखते हैं अगला बिंदु। इसमें क्या बताया गया है कि नागरिक बनने की कौन कौन सी शर्तें हैं। सबसे पहली भैया शर्त ये बताई गई है कि आप राज्य के नागरिक यदि बनना चाहते हैं तो उस राज्य की सदस्यता प्राप्त करें। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है कि राज्य द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करना, अर्थात जीवन का अधिकार। जैसे कुछ सामान्य अधिकार तो राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी होते हैं जो राज्य के द्वारा केवल अपने नागरिकों को ही प्रदान किए जा सकते हैं। नागरिकों और राजनीतिक अधिकार भी होते हैं जो राज्य के द्वारा केवल अपने नागरिकों को ही प्रदान किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे विचार और भाषण की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संगठन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मताधिकार, इस प्रकार के विशेष अधिकार आ जाते हैं। आगे देखते हैं भैया अगला बताया गया है कि राज्य के प्रति भक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल सही यह है कि नागरिकों के द्वारा राज्य के कानूनों का पालन करने के अतिरिक्त राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखनी चाहिए, अर्थात जो उनके राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जो गणतंत्र दिवस हैं, इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। व्यक्ति राज्य के अस्तित्व की रक्षा और उसकी प्रगति के लिए सदैव एक ही साहस प्रत्येक प्रकार का त्याग करने को तत्पर रहे। आगे देखते हैं भैया, यहाँ पर एक और बिंदु हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, विदेशी किसे कहेंगे। देखिए, नागरिक और नागरिकता को भली प्रकार समझने के लिए नागरिक और विदेशी में भली भांति भेद समझ लिया चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में विदेशी तभी कहा जा सकता है जब वह कुछ समय के लिए किसी कार्यवश अपना कार्य छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए आया हो। ये व्यक्ति व्यापार करने, शिक्षा प्राप्त करने या भ्रमण के लिए दूसरे देश में जाते हैं। जितने दिनों तक अपना देश छोड़कर बाहर रहते हैं उतने दिनों तक उस राज्य में विदेशी कहे जाते हैं। इन विदेशियों को जान माल की रक्षा, कुछ अन्य सामाजिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं, किंतु अन्य सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विदेशी दो प्रकार के होते हैं, मित्र देश का विदेशी और शत्रु देश का विदेशी। इसमें निवासी विदेशी होते हैं, अस्थायी विदेशी होते हैं और राजदूत होते हैं, जिन्हें हम एम्बेसडर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नागरिकों के प्रकार के विषय में। पहला प्रकार भैया इसमें आता है जनजात नागरिक। जनजात नागरिकों की कई श्रेणियां बताई गई हैं। सबसे पहला है इसमें रक्त अथवा वंश का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकता रक्त अथवा वंश के आधार पर निर्धारित होती है और बच्चे का जन्म चाहे किसी स्थान पर हो, बच्चों को उस राज्य का नागरिक मान लिया जाता है। दूसरा है जन्म स्थान का सिद्धांत। इसी के अंतर्गत इस सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकता जन्म स्थान के आधार पर निर्धारित होती है और एक बालक जिस देश की भूमि में पैदा हो उसी देश का नागरिक समझा जाता है, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हों। वर्तमान समय में अर्जेंटीना में यही सिद्धांत चलता है। आगे देखते हैं, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका आदि राज्यों में नागरिकता प्रदान करने के संबंध में इन दोनों सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त है। अगला इसी में बताया गया है देशीकरण। देशीकरण एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित शर्तें पूरी करने पर व्यक्ति को उस देश विशेष की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। गांधी ने इस संदर्भ में कहा है देशीकरण का तात्पर्य विदेशी को नागरिकता प्रदान करने की किसी पद्धति से है। आगे देखते हैं, सबसे पहले देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनी पहले की नागरिकता का परित्याग करना पड़ेगा, अर्थात जो आपने पहले से नागरिकता किसी देश की ले रखी है उसको छोड़ना पड़ेगा। नए राज्य से समय संबंधित राज्य के संविधान या कानून द्वारा निर्धारित अवधि निवास करना, नए राज्य के प्रति राजभक्ति और निष्ठा की शपथ लेना, संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा व्यक्त करना, उस देश की राष्ट्रभाषा का ज्ञान प्राप्त करना, व्यक्ति के पास भरण पोषण के साधनों का होना। आगे देखते हैं,
नागरिकता की प्राप्ति के स्रोत, जी हम देखेंगे नागरिकता की प्राप्ति के स्रोत। सबसे पहला इसमें क्या बताया गया है, विवाह। यदि किसी देश की स्त्री दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर ले तो स्त्री को अपने पति देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अधिकांश देशों में यह नियम प्रचलित है, किंतु जापान में ऐसा नियम प्रचलित है कि यदि किसी अन्य देश का पुरुष जापान की नारी से विवाह कर ले तो पुरुष को भी जापान की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं निश्चित निवास। सामान्यतः सभी देश में ऐसा नियम है कि राज्य के अंतर्गत निश्चित अवधि तक निवास करने पर विदेशी अपने पहले देश की नागरिकता छोड़कर वहाँ की नागरिकता ग्रहण करने के लिए आवेदन पत्र दें तो वहाँ नागरिकता प्राप्त हो जाती है। विभिन्न देशों में जैसे 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि मानी जाती है। अगला माना गया है सरकारी सेवा। अनेक राज्यों में निश्चित अवधि तक राजकीय सेवा में रहने की दशा में व्यक्ति को उस देश की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। जैसे बहुत से भारतीय नागरिक अमेरिका में नौकरी करते थे और एक निश्चित अवधि के बाद उनको वहाँ का नागरिक मान लिया गया। आगे देखते हैं संपत्ति खरीदना। जी यदि किसी राज्य का कोई भाग किसी अन्य राज्य के द्वारा जीत लिया जाए, जी खरीद लिया जाए, या फिर कह सकते हैं कि तो इस दशा में क्या होगा कि उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगला भैया इसमें माना गया है विजय। विजय में क्या बताया गया है कि यदि किसी राज्य का कोई भाग किसी अन्य राज्य में जीत लिया जाए अथवा एक राज्य अपनी इच्छा के से अपना कुछ भाग अन्य राज्य को दे दे तो दोनों ही स्थितियों में उस भाग के नागरिकों को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी जिसमें वह भाग मिलाया गया है। आगे भैया दोबारा नागरिकता की प्राप्ति। यदि कोई देश का नागरिक अपनी नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है तो उसे वो दूसरे देश की नागरिक समझा जाएगा। दूसरा है भैया गोद लेने से भी नागरिकता मिलती है। विद्वानों को भी नागरिकता प्रदान हो जाती है। नागरिकता का अपहरण या समाप्ति। चलिए देखते हैं नागरिकता का अपहरण या समाप्ति। सबसे पहली बात क्या बताई गई है इसमें, नागरिकता का त्याग। अनेक राज्य अपने नागरिकों को अधिकार देते हैं कि यदि वे स्वेच्छा से वहाँ की नागरिकता छोड़ना और दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहें तो वे सरकार की आज्ञा से ऐसा कर सकते हैं। विवाह भी नागरिकता के अपहरण का एक साधन है। जब एक देश की स्त्री दूसरे देश के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो वह स्त्री अपने पहले वाले देश की नागरिकता खो देती है। दूसरा इसमें क्या बताया गया है, विदेशों से सामान की प्राप्ति। बिल्कुल सही। अनेक राज्यों में ऐसा नियम प्रचलित है कि वहाँ का नागरिक अनुमति प्राप्त किए बिना किसी अन्य देश में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता और ना ही कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। जब नागरिक अन्य देश में शासकीय सेवा या सम्मान प्राप्त कर लेता है तो यह बात उसकी नागरिकता के अंत का कारण बन जाती है। अगला है भैया लंबे समय तक यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। देशद्रोह या सेना से भागने पर भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आगे देखते हैं भैया अगला जो हमारा बिंदु बताया गया है वो है आदर्श नागरिकता। आखिर हम आदर्श नागरिकता किसे कहते हैं, जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आदर्श नागरिकता हम किसे कहते हैं। तो अरस्तु ने कहा है कि श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः नागरिक आदर्श होने चाहिए। सामान्यतः आदर्श नागरिकता ही राज्य के विकास का आधार बनती है और आदर्श नागरिकता व्यक्ति उस स्थिति का नाम है जिसके द्वारा उसके आदर्श नागरिकों के रूप में जीवन व्यतीत किया जाता है। आदर्श नागरिक को अनेक बार आदर्श या उत्तम पुरुष का पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है। जो मनुष्य सदा सत्य बोलें, किसी को दुख ना दें, मृदुभाषी हों, धर्म और सदाचार के नियमों का पालन करते हों, उन्हें हम आदर्श मनुष्य कहते हैं। लेकिन एक आदर्श नागरिक के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। उसके अतिरिक्त उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि होनी चाहिए। उसके द्वारा अधिकारों का ठीक प्रकार से उपभोग और कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन किया जाना चाहिए। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार एक आदर्श नागरिक बुद्धि, आत्मसंयम और अंतःकरण ये 3 गुण आवश्यक होते हैं। अर्थात आदर्श नागरिक वह है जो अपनी बुद्धि शक्तियों का उपयोग राज के लाभ के लिए हेतु करता है। अब हम देखते हैं आदर्श नागरिकता के तत्व। जन कल्याण के लिए अंतःकरण। जी आदर्श नागरिक के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता न हो, उसका अंतःकरण जन कल्याण के उच्च आदर्शों से प्रेरित हो। आगे क्या बताया गया है, सच्चरित्रता। जी बिल्कुल सही। केवल आदर्श व्यक्ति ही आदर्श नागरिक बन सकते हैं। आदर्श व्यक्ति केवल ऐसे ही व्यक्तियों को कहा जाता है जिनमें सच्चरित्रता का बल हो। आदर्श नागरिक की कल्पना मूलतः नैतिक है और वही व्यक्ति जो सत्य और ईमानदारी के साथ महत्व को समझता है, दृढ़ता और निर्भीकता पूर्वक अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है, आदर्श नागरिक कहा जाता है। आगे देखते हैं जी चैतन्य बुद्धि। चैतन्य बुद्धि का तात्पर्य उचित और अनुचित के बीच के अंतर को करने की जो विविध परिस्थितियों में समाज के प्रति अपने दायित्वों का ज्ञान प्राप्त करने की जो विवेक की शक्ति है उसे हम चैतन्य बुद्धि कहते हैं। आदर्श जो नागरिक होना चाहिए उसमें किन्हीं व्यक्तियों का अनुसरण ही नहीं वरन विवेक के आधार पर अपना मार्ग निश्चित करना होता है। आगे देखते हैं विचारों की उदारता। जी बिल्कुल सही।
आदर्श नागरिक के लिए विचार अत्यंत आवश्यक हैं। नागरिक जीवन की सफलता पारस्परिक व्यवहार में उचित सामंजस्य स्थापित करने पर निर्भर करती है। आगे भैया इसमें अन्य जो बताए गए हैं कि आचार की श्रेष्ठता तथा श्रेष्ठ आदतें भी होनी चाहिए, सामान्य आर्थिक शक्ति भी होनी चाहिए, अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए और वह उसका पालन भी करे, सामाजिक क्षेत्र में उसकी रुचि होनी चाहिए, वह कर्तव्य परायणता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं जी, एक और बिंदु यहाँ पर देखना है आपको कि कर्तव्य क्रम का निर्धारण किस प्रकार से करना है। आदर्श नागरिकता के तत्वों में एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व है कर्तव्यों का क्रम निर्धारण। कर्तव्यों का क्रम निर्धारण का तात्पर्य है कि विभिन्न समुदायों के प्रति व्यक्तियों के जो कर्तव्य होते हैं, व्यक्ति के द्वारा उन कर्तव्यों की प्राथमिकता का क्रम निर्धारित किया जाए। उसके द्वारा यह मालूम किया जाना चाहिए कि इन विभिन्न कर्तव्यों में उसका इस्तेमाल कर्तव्य कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात प्रस्तुत हो रही है कि आदर्श एक और बिंदु हमें देखना है कि कर्तव्यों के क्रम निर्धारण का व्यवहारिक रूप ऐसा होना चाहिए। तो स्वयं के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। परिवार के प्रति कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। ग्राम या नगर के प्रति कर्तव्य होते हैं, उनका भी पालन करना चाहिए। समुदायों के प्रति कर्तव्य होते हैं, राज्य के प्रति कर्तव्य होते हैं, मानवता के प्रति कर्तव्य होते हैं, इन सभी का हमें पालन करना चाहिए। अब हम देखेंगे आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाएं। तो सबसे पहली भैया बाधा आती है व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता। जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं वो आदर्श नागरिकता की श्रेणी में उत्तम नहीं उतरते हैं। अगला है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता यानी कि आदर्श नागरिकता के मार्ग में एक अन्य बाधा अकर्मण्यता है। अकर्मण्य व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करना पसंद नहीं करते हैं और कर्तव्य पालन से दूर ही रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो अपने मताधिकार का उचित रूप से प्रयोग करते हैं और न ही समाज तथा राज्य के प्रति अपने दायित्वों को समझ कर उन्हें पूरा करने का यत्न करते हैं। अगला है भैया अज्ञान। अज्ञानता भी एक बहुत बड़ा दोष है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अरुचि ये भी बहुत बड़ा दोष है। और गंभीर आर्थिक विषमता या निर्धनता भी एक बहुत बड़ा इसमें दोष माना जाता है। संकीर्ण राजनीतिक दल हो गया, संकुचित समुदायों को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति, सामाजिक कुप्रथाएं, शासन की भ्रष्टता, उग्र राष्ट्रीयता और समाजवाद की संकीर्ण प्रवृत्तियाँ इसमें सहायक हैं। आगे देखते हैं निवारण के उपाय। तो इसमें पहला क्या बताया गया कि नैतिकता का उत्थान। आदर्श नागरिकता रूपी भवन का निर्माण नैतिकता रूपी नींव के आधार पर ही किया जा सकता है। अतः नैतिकता के उत्थान के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जाने चाहिए। कुटुंब और शिक्षण संस्थाओं द्वारा इस संबंध में विशेष कार्य किया जा सकता है। अगला क्या बताया गया है, स्वस्थ राजनीतिक दलों की स्थापना। बिल्कुल सही। आदर्श नागरिकता के लिए आवश्यक है कि नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान हो और वे इन समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक उपायों से परिचित हों। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास। आदर्श नागरिक में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि होना नितांत आवश्यक है और इस प्रकार की रुचि उत्पन्न करने में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है। आगे देखते हैं शिक्षा का प्रचार। जिसे महात्मा गांधी ने आत्मा की खुराक के नाम से पुकारा है। स्वस्थ नागरिकता का दूसरा प्रमुख आधार है शिक्षा के अधिकाधिक प्रचार से ही नागरिकों को अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आगे है भैया इसमें स्वतंत्र और शक्तिशाली प्रेस। समय समय पर समस्याओं और घटनाओं के संदर्भ में सही जानकारी प्राप्त न हो पाना भी आदर्श नागरिकता के कर्तव्यों के समाधान में एक बाधा सिद्ध होती है। सामाजिक कुरीतियों का निवारण, गंभीर आर्थिक विषमताओं का अंत और सभी व्यक्तियों के लिए आर्थिक न्यूनतम। आगे भैया सुव्यवस्थित जनहितकारी शासन व्यवस्था और विश्व बंधुत्व की भावना। तो भैया आज हम लोगों ने देखा टीजीटी स्पेशल क्लास में कह सकते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक था वो हमने नागरिकता के विषय में देखा। मैं ऐसा करता हूँ कि 7 और 8 अगस्त को जो परीक्षा आयोजित होगी या 17 और 18 अगस्त को जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें इससे संबंधित प्रश्न आए और उन्हें आप आसानी से सही कर सकें। एक और विशेष सूचना है कि भैया शासन के द्वारा सूचना प्राप्त हो चुकी है कि आपका जो टीजीटी पीजीटी पेपर है वो जिला स्तर पर कराया जाएगा। जो आपका जनपद होगा, जनपद मुख्यालय में ही यह पेपर आयोजित होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।